कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टेक टॉक विद शांतनु हुसैन। मैं विशाल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए एपिसोड में। मार्केट्स में मार्च सीरीज अब खत्म हो गई है और उसी के साथ इस फाइनेंशियल ईयर 23-24 को भी मार्केट्स ने गाते बजाते हुए बाय बाय कर दिया है। इस एपिसोड में हम गत वीडियो को आगे बढ़ाते हुए कुछ एनालिसिस पेश कर रहे हैं। कोविड के बाद मार्च 2020 में मार्केट्स निफ्टी ने 7,500 के लेवल्स को छूने के बाद में एक वर्ष में वो इंडेक्स करीब दुगना हो गया था, यानी 14,000 के आसपास चला गया था। 2021 से 2022 के बीच में निफ्टी 14,000 लेवल्स से करीब 17,000 लेवल्स के आसपास चला गया था, उसे छू लिया था, यानी करीब 3,000 पॉइंट्स की बढ़त देखी गई थी एक वर्ष में। इसके बाद वर्ष 2022-2023 के साल में आ जाते हैं, जहां पर निफ्टी ने 0% रिटर्न्स दिए हैं। ये 17,000 के आसपास ही ट्रेड करता रहा और एक टाइम करेक्शन दिया 2022-23 में। 2023 से 24 का मार्केट्स काफी इंटरेस्टिंग और काफी एक्साइटिंग रहा। इस बीच में मार्केट्स ने बहुत अच्छा रिटर्न्स देते हुए करीब 5,500 पॉइंट्स की रैली निफ्टी पर देखी गई। निफ्टी 17,000 लेवल्स के आसपास से करीब 22,500 के लेवल्स को छू गया इस एक वित्तीय वर्ष में। 2024 के लिए मार्केट्स के लिए काफी सारे चैलेंजेस हो सकते हैं। कौन से इवेंट्स मार्केट को इंपैक्ट कर सकते हैं, इसमें हमने कुछ एक छोटा सा एनालिसिस करने की कोशिश की है। इसमें सबसे पहले भारत में इलेक्शन के रिजल्ट्स एक बहुत बड़ा सेंटिमेंटल इंपैक्ट बना सकते हैं। दूसरा, इस बार जो बजट आएगा जो कि जून जुलाई के महीने में पेश हो सकता है, उससे भी काफी सारी उम्मीदें हैं। काफी बड़े पॉलिसी डिसीजंस में बदलाव होने की भी उम्मीद बाजार कर रहा है। जून जुलाई के आसपास ही अमेरिका में रेट कट होने की भी प्रबल संभावना अभी के लिए बनी हुई है। यदि अगर ऐसा होता है तो वर्ल्ड मार्केट्स के लिए एक ये सुखद समाचार बन सकते हैं। इसी के साथ अमेरिका के जो इलेक्शंस जो कि नवंबर में होने हैं, उसके लिए भी जंग तेज हो जाएगी। जनरली देखा गया है कि वहां पर इलेक्शंस के 6 महीने पहले से ही काफी वॉलेटिलिटी वहां के मार्केट्स में आती है, और क्योंकि अमेरिका के मार्केट्स की वजह से वर्ल्ड मार्केट्स में इंपैक्ट होता है, तो हमारे मार्केट्स में भी वॉलेटिलिटी होने के अंदेशा है। अमेरिकन मार्केट्स में जो भी कुछ होता है उसका इंपैक्ट हमारे मार्केट्स पर निरंतर पड़ते रहता है। अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स कटौती शुरू होने पर हमारे गवर्नर भी, जो कि अभी रेट चेंज की कोई भी बदलाव ना करने की नीति पर जो चल रहे हैं, वो भी अपना स्टांस बदल सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। यदि भारत में भी रेट कट होता है तो काफी सारे सेक्टर्स को बूस्ट मिल सकता है, जिसमें खास रियल एस्टेट, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और बैंकिंग में एक नया जोश देखने मिल सकता है। जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो उसमें एक रिस्क जो है वो है रशिया यूक्रेन वॉर का, और दूसरी तरफ इजराइल और हमास के युद्ध का। इसमें यदि कोई भी बदलाव आता है तो शॉर्ट टर्म में मार्केट्स को कुछ दिनों के लिए ये वॉलेटाइल कर सकता है। कच्चा तेल, गोल्ड और बिटकॉइन भी मार्केट्स पर कुछ समय के लिए इंपैक्ट डाल सकते हैं। इन मार्केट्स में ज्यादा उठापटक होने से वर्ल्ड मार्केट्स एक कॉशियस नोट अपना लेता है। जनरली अमेरिका के इलेक्शन के समय इन कमोडिटीज में भी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। भारतीय बाजार के लिए अभी सबसे बड़ा चैलेंज है रूरल और मास डिमांड, जो कि अभी काफी कमी देखने में आ रही है। पैंडेमिक के बाद से अभी तक ये इन्फ्लेशन की मार से अभी तक उभरे नहीं है। हमारे यहाँ छोटे टाउन्स और सिटीज में डिमांड में अभी भी कमी देखी जा रही है, जिसका इम्पैक्ट हमारी कंपनीज के रिजल्ट्स में देखने को भी मिल रहा है। खासकर एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की कंपनीज के रिजल्ट्स में इस डिमांड की कमी की वजह से प्रॉफिट के मार्जिन्स में कमी आ रही है। इस साल का मॉनसून का प्रेडिक्शन अभी अबाव नॉर्मल वर्षा होने का अनुमान है।
स्पेशली जुलाई से सितंबर महीने के बीच काफी अच्छी बारिश होने के संकेत हैं। वहीं दूसरा चैलेंज प्राइवेट केपेक्स यानी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के रिवाइवल का भी है। हाल ही के दिनों में ज्यादा से ज्यादा केपेक्स गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज द्वारा किया गया है। आरबीआई के एक सर्वे के अनुसार 74 to 75% तक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी यूटिलाइज तो हो रही है। अगर मास मार्केट की डिमांड पिकअप करती है तो वो प्राइवेट सेक्टर का जो केपेक्स इन्वेस्टमेंट है उसको भी एक बूस्ट मिल सकता है। और जो अभी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है भारतीय बाजारों के लिए, वो है एफआईआईज का नेगेटिव आउटलुक हमारे बाजारों के प्रति। एफआईआईज काफी समय से एक ठंडा रुख अपना रखे हैं हमारे मार्केट्स के लिए। निफ्टी में करीब 5.5 अंकों की बढ़त आई है इस एक वर्ष में, और एफआईआईज का इन्वेस्टमेंट नेगेटिव रहा है इस समय में। एफआईआईज ने करीब 14,000 करोड़ की नेट सेलिंग की है इस एक वित्त वर्ष में। एफआईआईज का रुख अब आने वाले साल में कैसा रहता है वो भारत और अमेरिका के इलेक्शंस और अगर ब्याज दरों में कोई कटौती होती है तो इस बात पर निर्भर करेगा। एफआईआईज को भारत में अभी नहीं तो कुछ देरी से आना तो पड़ेगा ही, क्योंकि विश्व में अभी कोई दूसरी बड़ी इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से कोई भी नहीं बढ़ रहा है। तो उन्हें भी इस रैली में पार्टिसिपेट तो करना ही पड़ेगा। दूसरा, इलेक्शंस के बाद रिजल्ट्स आने के बाद जो एक बड़ी अनसर्टेनिटी है वो भी मार्केट से दूर हो जाएगी। जनरली देखा गया है कि एफआईआईज अनसर्टेनिटी के माहौल में बाजारों से दूर रहते हैं, और रेट कट होने से एफआईआईज के लिए मार्केट्स अमेरिका पैसा ले जाना फायदे का सौदा नहीं रहता है। वहां पे रेट कट होने से एफआईआईज के लिए दूसरे मार्केट्स की तलाश शुरू हो जाती है। भारतीय बाजारों का हीरो जो अभी डीआईआईज बने हुए हैं, जिन्होंने एक साल में 2 लाख करोड़ के ऊपर का इन्वेस्टमेंट करके भारत में अपना लोहा मनवा लिया है। 19,000 करोड़ के एसआईपी फिगर्स हम हर महीने इन्वेस्टमेंट में आते जा रहे हैं, जो हम देख रहे हैं। एक साल में करीब एसआईपी के जो फिगर्स हैं वो करीब 1,83,000 करोड़ के एसआईपी के फिगर्स हैं, जो कि दिसंबर महीने तक के हैं। ये फिगर्स तो सिर्फ एसआईपी का हुआ। इसके अलावा लमसम इन्वेस्टमेंट भी आता है म्यूचुअल फंड्स के पास। बड़े और रिटेल इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स जो रोजाना इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इस फिगर से भी अलग है। तो ये फिगर्स काफी बड़े हो सकते हैं। मार्केट्स के लिए इस साल में काफी बड़े इवेंट्स भी हैं जो कि मार्केट्स को और वॉलेटाइल भी कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने गत 3 महीनों में देखा कि मार्केट्स में काफी वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है। यहां पर हमने हमारे मार्केट्स को इंपैक्ट करने वाले कुछ इवेंट्स की चर्चा की है जो मार्केट्स की दिशा आगे तय कर सकते हैं। इस गत एक वर्ष में स्टार परफॉर्मर्स में सबसे ज्यादा कमाई तो बीएसई के ब्रोकरों की हुई है। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ बीएसई के ब्रोकर्स ही क्यों, एनएसई के ब्रोकर्स की कमाई क्यों नहीं हुई? हाँ, क्योंकि बीएसई के ब्रोकर्स के पास ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स सबसे ज्यादा है। बीएसई लिमिटेड ने इस एक वित्त वर्ष में करीब 519% के स्टैगरिंग रिटर्न्स दिए हैं और सबको मालामाल कर दिया है एक वर्ष में। एक साल में ये शेयर करीब 5 गुना बढ़कर बंद हुआ है। इसके बाद में दूसरा शेयर जिसका नाम आएगा वो है आईआरएफसी, इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन का, जिसने अपने इन्वेस्टर्स को 457% के बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं। सुजलॉन लिमिटेड, जो कि सब रिटेलर्स का चहीता शेयर है, यह शेयर करीब 8 रुपए पर ट्रेड कर रहा था, जो कि बढ़ते बढ़ते वहां से 50 रुपए टच कर गया। अभी ये 40 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, यानी अभी भी 445% का स्पेक्टेक्युलर रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने भी। इसके बाद में हुडको का नाम आता है, एमआरपीएल भी है, शिपिंग कोचिन शिपयार्ड है, इरकॉन इंटरनेशनल जैसे सरकारी कंपनीज के शेयरों ने भी
करीब 300 से 350% के रिटर्न्स कमा कर दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। यानी 3 से 3.5 गुना, 1 रुपए का 3 या 3.5 रुपया बन गया इन सरकारी कंपनियों में एक वर्ष में। ज्यादातर सरकारी कंपनीज, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, डिफेंस कंपनीज और सरकारी बैंक्स ने इस साल सबसे ज्यादा बम्पर रिटर्न कमा कर दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। उसके बाद है कल्याण ज्वेलर्स, आरईसी लिमिटेड, एसजेवीएन, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, एनबीसीसी, रेल विकास निगम, परसिस्टेंट सिस्टम, जोमैटो, बीएचईएल जैसे शेयरों ने भी करीब 250 से 300% का रिटर्न बनाकर दिया है इन्वेस्टर्स के लिए। यहां बता दें कि ये सारे रिटर्न्स फरवरी 8 के बाद जो छोटी और मझौली कंपनियों में जो एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला था, जो कि 15 से 35% तक का करेक्शन आया था, उसके बाद के ये नेट फिगर्स है। अगर हम इनको ऐड कर देंगे तो ये परसेंटेज रिटर्न्स और बढ़ सकते हैं। निफ्टी में इन 3 महीनों में करीब 600 अंकों का उछाल देखने को मिला है, यानी जनवरी से मार्च तक में। लेकिन वॉलेटिलिटी का अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो हर हफ्ते में करीब 500 पॉइंट की उठापटक देखी गई है इन 12 से 14 हफ्तों में। काफी सारे रिटेलर्स के फेवरेट स्टॉक्स में 50% तक का भी करेक्शन होते हुए नजर आया है और छोटे इन्वेस्टरों को काफी नुकसान भी हुआ है इस छोटी अवधि में। अब कुछ एफआईएस की बात कर लेते हैं। एफआईएस की मार्च महीने में अभी तक 3,314 करोड़ की नेट बाइंग का फिगर है। वहीं पिछले सप्ताह में एफआईआईज ने करीब 2,368 करोड़ की नेट बाइंग की है। यानी मेन उनकी जो बाइंग हुई है वो गत सप्ताह में हुई है। ये 3 दिनों के अंदर में 2368 करोड़ की बाइंग हुई है। इसके पहले तो देखा जाए तो करीब मुश्किल से 800-900 करोड़ की बाइंग थी उनके हाथ में। अब निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी 314 अंक बढ़कर 22,326 पर बंद हुआ है। बैंक निफ्टी 47,124 पर यानी 439 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ है। सेंसेक्स भी 73,651 पे यानी 1,010 पॉइंट बढ़कर हरे निशान में बंद हुए हैं। अब बढ़ने वाले कुछ इंडेक्स की बात कर लेते हैं। निफ्टी ऑटो इंडेक्स, निफ्टी ऑटो इंडेक्स में फरवरी के बेहतरीन बिक्री के आंकड़े आने के बाद से जो रैली शुरू हुई है वो अभी भी कंटिन्यू कर रही है। 8 हफ्तों में ये इंडेक्स करीब 19% तक उछल गया है, बढ़ गया है। इस बार ये इंडेक्स फिर से 3.5% तक बढ़ा है। निफ्टी मेटल जो कि एक बढ़िया रैली दिखाते हुए पिछले कुछ सप्ताह में करीब 9.5% तक बढ़ गया था, जिसके बाद इसमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने आई थी और ये नीचे आ गया था। लेकिन फिर से अब 2 हफ्तों में इसने अपनी पूरी गिरावट को पूरा कर लिया है और इस बार फिर से ये इंडेक्स करीब 2.5% बढ़कर हरे निशान में बंद हुआ है। निफ्टी फार्मा, निफ्टी एमएनसी भी करीब 2.25 से 2.5% तक की बढ़त के साथ हरे निशान में बंद हुए हैं। निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी फाइनेंस, ये इंडेक्स भी करीब 1 से 1.5% तक बढ़े हैं। अब घटने वाले इंडेक्स की बात कर लेते हैं, जिसमें एकमात्र इंडेक्स है निफ्टी आईटी का, जो 1 महीने में 7.5% तक घट गया है, घाटे के साथ बंद हुआ है। इस सप्ताह फिर से ये इंडेक्स करीब 3.25% तक का नेगेटिव रिटर्न दिया है। इसके अलावा कोई भी इंडेक्स लाल निशान में तो बंद नहीं हुआ है इस सप्ताह में। अब कुछ बढ़ने वाले शेयरों की भी बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है एंजल वन और इंडस टावर्स। ये दोनों ही शेयर करीब 16 से 16.5% तक बढ़े हैं। इसके बाद है गो फैशन, वीआईपी इंडस्ट्रीज, एजिस लॉजिस्टिक्स, कल्याण ज्वेलर्स, फिनोलेक्स केबल्स, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, अपार इंडस्ट्रीज, गोदावरी पावर, सेंचुरी टेक्सटाइल्स। ये शेयर करीब 4 महीनों में डबल हो गया है, 800 का 1600 के आसपास अब ये ट्रेड कर रहा है। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, प्रेस्टीज एस्टेट्स और फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज,
ये सारे के सारे शेयर करीब 10 से 15% तक बढ़े हैं इस एक सप्ताह में। अब कुछ घटने वाले शेयरों की भी बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे अग्रणी नाम है डेल्टा कॉर्प का, और राजेश एक्सपोर्ट्स, विनती ऑर्गेनिक्स, HLE ग्लासकोट, एस्टर डीएम हेल्थ केयर, ब्राइटकॉम ग्रुप, सारेगामा इंडस्ट्रीज, स्टरलाइट टेक, अल्कलाइल अमाइंस, टाटा टेली महाराष्ट्र TTML, तेजस नेटवर्क्स, रेन इंडस्ट्रीज, हिटाची एनर्जी, शाफलर इंडिया, ये सारे के सारे शेयर करीब 5 से 8% तक की मंदी के साथ में बंद हुए हैं। अब कुछ अगले हफ्ते की बात कर लेते हैं जो 1 से 5 अप्रैल तक का है। इस गत सप्ताह में सिर्फ 3 दिनों की ट्रेडिंग हुई है, जो कि सोमवार को होली और शुक्रवार को गुड फ्राइडे की छुट्टी के चलते बाजार में बंद रहे थे। शुक्रवार को वर्ल्ड मार्केट्स भी बंद थे, इसीलिए कोई खास क्यूज नहीं है वर्ल्ड मार्केट्स की तरफ से सोमवार के लिए। इस गत सप्ताह में मार्च सीरीज की क्लोजिंग हुई और इस वित्त वर्ष की यानी फाइनेंशियल ईयर का भी समापन इसी सप्ताह में हुआ। इसी वजह से मार्केट्स में एक विंडो ड्रेसिंग भी देखने को मिली है। जनरली म्यूचुअल फंड्स NAV पॉपअप करने के लिए इस चक्कर में इंडेक्स मैनेजमेंट भी करते हैं आखिरी दिनों में, यानी 31 मार्च के आसपास के दिनों में। काफी सारे स्टॉक्स के मूवमेंट भी इसी वजह से बढ़ते हैं घटते हैं, ये एक कड़ी का हिस्सा होते हैं। प्लस ट्रेडर्स भी अपनी पोजीशन मैनेज करने के चक्कर में काफी बिजी रहते हैं। निफ्टी ने मार्च सीरीज में 19 दिनों में सिर्फ 3 दिन 22,000 के नीचे की क्लोजिंग दी है, बाकी 16 दिन निफ्टी की क्लोजिंग 22,000 या उसके ऊपर की क्लोजिंग है। बुल्स 22,000 को बचाने में कामयाब रहे हैं इस पूरे सीरीज में, लेकिन ब्रॉडर मार्केट देखा जाए तो उसमें काफी हलचल रही है पूरे सीरीज में। मार्केट में गुरुवार को काफी एक्शन देखने में आया, नजर आया। अमेरिका से क्यूज तो पॉजिटिव थे, जिसकी वजह से गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत दे रहा था, लेकिन उसमें कोई खास बड़ी चाल बनने के कोई संकेत नहीं थे। लेकिन बाजार में ट्रेडर्स का मूड कुछ अलग ही था। जैसे ही मार्केट्स ओपन हुए, निफ्टी ने 22,200 के लेवल्स को एक स्पर्ट में ही उड़ा दिया और उसके ऊपर ट्रेड करने लगे। इसके बाद तो बुल्स की पकड़ और मजबूत होनी शुरू हो गई। 22,200 के ऊपर बाजार जैसे ही गया, उसके बाद तो रॉकेट बन गया। इतनी गजब की तेजी निफ्टी में बहुत समय के बाद देखने को मिली है। 22,200 से 22,516 ये जो दिन का हाई है, इस साल का आखिरी दिन में इस तरह से ये इंडेक्स इतना ऊपर चला जाएगा, ये इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। 22,516 ऑल टाइम हाई से सिर्फ 10 अंक नीचे रह गए थे। यहां से ही फिर से मुनाफा वसूली शुरू हो गई। 2:45 पर वहां से एक्सपायरी का प्रेशर देखने को मिला और हायर लेवल्स पर बिकवाली का जोर दिखने लग गया। हायर पॉइंट से 190 अंक घटकर बंद हुए हैं, लेकिन अगर इंट्राडे की मूवमेंट देखें तो ये गजब की मूवमेंट देखी गई है। एक समय में निफ्टी करीब 400 अंक की छलांग लगाकर ट्रेड कर रहा था। दिन की क्लोजिंग हुई है 22,236 पर, यानी क्लोज टू क्लोज बेसिस पर 203 अंकों की बढ़त आई है। वहीं बैंक निफ्टी में 338 अंक और सेंसेक्स में करीब 655 अंकों की मजबूत क्लोजिंग इस बाजार ने दी है गुरुवार को। बाजार की ये जोरदार तेजी का क्या कारण बना? तो इसमें जनरली मार्केट्स में एक रेजिस्टेंस लेवल्स को क्रॉस करने के बाद मार्केट्स वहां से जोरों से शॉर्ट कवरिंग जनरली देखने को आती है। और क्योंकि ये F&O की एक्सपायरी का लास्ट दिन भी था और इस वित्त वर्ष का फाइनेंशियल ईयर का भी लास्ट डे था, जिसकी वजह से शॉर्ट कवरिंग जोरों पर थी और वॉलेटिलिटी भी जोरों पर देखने को मिली। प्लस NAV एडजस्टमेंट की वजह से म्यूचुअल फंड्स की तरफ से भी बाइंग देखने को मिली, तो वो एक आग में तेल डालने जैसा काम हो रहा था। बड़े लार्ज कैप स्टॉक्स और अच्छी क्वालिटी वाले मिड कैप स्टॉक्स में गजब की तेजी देखने को मिली।
जो दर्शाता है कि फंड हाउसेस ने अच्छी बाइंग की है इन क्वालिटी स्टॉक्स में। इसके अलावा बैंक्स, एनबीएफसी, एआईएफ्स, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स को आरबीआई की तरफ से राहत देने और कुछ नियमों में ढील देने की खबरों की वजह से भी इन पर्टिकुलर इंडस्ट्री के शेयरों में भी जोरदार लेवाली देखने को मिली है। बाजार में एक बड़ा इंपैक्ट अगले सप्ताह आ सकता है जब एमपीसी यानी आरबीआई की पॉलिसी की बैठक जो 3 से 5 अप्रैल को होनी है। नई अप्रैल सीरीज में हम एंटर तो कर चुके हैं। अब आरबीआई की पॉलिसी बाजार पर असर डाल सकता है, इसको एक दिशा दे सकता है। उसके बाद अप्रैल में बड़ी कंपनीज के भी रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे और चुनावी मूड माहौल में भी हम एंटर कर जाएंगे। तो इन सब का इंपैक्ट भी देखने मिल सकता है अगले सप्ताह से। अगले हफ्ते में ऑटो सेल्स के आंकड़े से शुरुआत होगी। ऑटो शेयर्स ऑलरेडी अभी फायरिंग मोड में है। यहां कुछ अच्छे फिगर्स आते हैं तो एक रिन्यूड बाइंग देखने को मिल सकती है। तो अगला सीरीज काफी एक्साइटिंग होने वाला है, जिसमें पहले सप्ताह में भी आरबीआई एक अपनी छाप छोड़ सकते हैं। आईपीओ की बात कर लेते हैं। एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स का आईपीओ गुरुवार को बंद हो गया है। ये 86.5 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होकर बंद हुआ है। प्राइस बैंड इसका 200 से 210 रुपए का है। इश्यू साइज 130.2 करोड़ का आईपीओ साइज है। छोटा इश्यू है लेकिन इसमें बहुत तगड़े सब्सक्रिप्शन फिगर्स देखे गए हैं। मार्केट में भी 22,180 और 22,220 के ऊपर बुल्स अपना अपर हैंड दिखा सकते हैं। जब तक 22,250 के ऊपर निफ्टी चलता रहेगा तब तक बुल्स अपना जोर और अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखेंगे, क्योंकि मंदी करने वाले काफी बुरी तरह से फंस गए हैं नीचे के लेवल्स पर। 12 मार्च के बाद ये अभी तक की सबसे बेस्ट क्लोजिंग मानी जाएगी गुरुवार की। आरबीआई की पॉलिसी एक बड़ा ट्रिगर का काम कर सकती है। इसके बाद प्री इलेक्शन बाइंग भी देखने को मिल सकती है। इसके बाद रिजल्ट सीजन में जो अच्छे रिजल्ट्स वाली जो कंपनी है, क्वालिटी कंपनीज है, उनकी भी एक फॉलो बाइंग देखने को मिल सकती है अच्छे रिजल्ट्स पर। बाजार ने मार्च सीरीज की क्लोजिंग के दिन एक ट्रेंड रिवर्सल के संकेत भी दिए हैं। दादा, ये हमारी तरफ से एक फंडामेंटल और डेटा एनालिसिस था। अब आप बताइए कि टेक्निकली आपको मार्केट क्या लग रहा है। ओवर टू यू दादा। 2023-24 फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है। अब नया साल में 2024-25 में बाजार क्या हकीकत हो सकता है कि कैसे कैसे प्रोग्रेस हो रहा है, उसके लिए आज हम लोग जो बात करेंगे उसका जो वीक है 1/4 से 5/4 के बीच में, और बाजार अभी मंथली, वीकली, डेली क्लोजिंग एंड फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग हो चुका है। तो दैट्स वाई आज हम मंथली निफ्टी के बारे में बात करेंगे, उसके बाद वीकली एंड डेली कॉम्बिनेशन में आज हम लोग बात करेंगे। तो मंथली जिस हिसाब से क्लोजिंग हुआ है, हालांकि अभी हाईएस्ट एवर क्लोजिंग मंथली में हम लोग को दिखाई दे रहा है। मैं यहां पर 6 और 12 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज किया हूं मंथली चार्ट इज कंसर्न, जो कि 2020 से जो रैली हुआ था, यहां जो क्रॉसओवर होने के बाद जो रैली हुआ था वो अभी भी चल रहा है। फिलहाल जिस दिशा पे है वो एक पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव जोन में खड़ा हुआ है। ये जो डोजी का लो है, ये नेक्स्ट लेवल का हम लोग का नजर रखना चाहिए। नेक्स्ट लेवल मतलब बाजार नेक्स्ट जो 2 महीना रहेगा बिटवीन द इलेक्शन एंड इलेक्शन रिजल्ट, अप्रैल, मई एंड जून फर्स्ट, इसमें देखना चाहिए कि बाजार 21,137 टूटता है या नहीं टूटता है। स्पॉट निफ्टी के हिसाब से मैं बोल रहा हूं। तो वीकली चार्ट इज कंसर्न, द ट्रेंड इज कंसर्न, देयर इज ए नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब अगर एमएसीडी का स्लोप देखा जाए, वो भी इंडिकेट कर रहा है कि स्लोप इज कंसर्न, देयर इज ए नो प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम है या हम बोलेंगे थोड़ा सावधानी रखना चाहिए, वो है आरएसआई मंथली, जहां पर अभी सिचुएटेड है, और मंथली स्टोकैस्टिक्स जिस हिसाब से है, मैं थोड़ा कॉशस अप्रोच जरूर लेना चाहूंगा, जो कि मैं लास्ट 2-3 महीना से आप लोग को बोलते आ रहा हूं।
ये था मेरा मंथली ऑब्जर्वेशन एज पर द निफ्टी स्पॉट चार्ट इज कंसर्न। नाउ वीकली निफ्टी इज कंसर्न। वीकली के अंदर यहां भी 9 एक्सपोनेंशियल मैंने यूज किया हूं, पिंक डॉटेड लाइन, और 1326 जो मेरा खास करके जो जगह है। तो अभी भी जो रैली चल रहा है, कहीं भी 9 एक्सपोनेंशियल के नीचे निफ्टी क्लोजिंग नहीं दिया, और जहां खड़ा है निफ्टी अभी, जिस हिसाब से क्लोजिंग हुआ है, वो एक पॉजिटिव ही है। बट ऊपर से ये जो सैडो दिख रहा है, ये एक कॉज ऑफ कंसर्न हो सकता है नेक्स्ट वीक में, क्योंकि ऊपर में अभी जो रेजिस्टेंस है वो 22,550 के हिसाब से आप लोग जा सकता है। 22,550 विथ फिल्टर 25 पॉइंट। 22,550 के ऊपर बाजार जाने में हिचकिचाएगा मेरे हिसाब से। अगर जाके क्लोजिंग देता है तो वो एक बढ़िया ट्रेंडिंग मोमेंटम के इंडिकेशन हो सकता है। वीकली आरएसआई एंड स्टोकेस्टिक्स थोड़ा कूल डाउन हो चुका है ओवरबॉट से, बट वेरी इंटरेस्टिंगली यहां पर एमएसीडी हिस्टोग्राम, जो कि वीकली के जो स्लोप है, वो थोड़ा सा कॉशस अप्रोच लेने के लिए बता रहा है। अब डेली चार्ट के अंदर हम लोग अगर देखेंगे तो डेली में 13 डीएमए के ऊपर कंसेक्यूटिव 2 क्लोजिंग हो चुका है। अब तीसरा क्लोजिंग, दैट मीन्स मंडे हम लोग को क्लोजिंग चाहिए। उसके बाद देखना पड़ेगा कि ये तीनों दिन का मंडे क्लोजिंग होने के बाद तीनों दिन का हाईएस्ट पॉइंट कहां आता है। उसको अगर तोड़ के बाजार ऊपर पे जाता है तो एक पॉजिटिव सिनेरियो बन सकता है। बट वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, डेली स्टोकेस्टिक्स एंड डेली आरएसआई। डेली आरएसआई अभी भी 60 के नीचे में है, वो अप्रोच कर रहा है। कहीं अगर बाजार का मोमेंटम और बढ़ेगा तो आरएसआई हो सकता है, जो रेड लाइन है ये 60 है, ये 60 के ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, इसके लिए मैंने मार्क करके रखा हूं। बट वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट इज डेली स्टोकेस्टिक्स एंड वीकली एमएसीडी हिस्टोग्राम। ये थोड़ा हमको नेक्स्ट वीक, खास करके पहला 2 दिन, 1 तारीख और 2 तारीख, थोड़ा सा कॉशस अप्रोच, पॉजिटिव सिनेरियो जो सोच रहे हैं, क्योंकि वीकली मंथली जिस हिसाब से पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है, मंथली भी पॉजिटिव, डेली भी पॉजिटिव क्लोजिंग है, लेकिन हायर एंड का सेल ऑफ थोड़ा सा मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच करना चाहिए जो लोग पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो ये था मेरा निफ्टी के बारे में सोच विचार, जो टेक्निकल मैं देख रहा हूं। अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में। लाइक निफ्टी, ये है बैंक निफ्टी स्पॉट। मेरा बाईं तरफ है मंथली बैंक निफ्टी, बीच में वीकली, उसके बाद एकदम दाईं तरफ डेली। यहां पर मंथली जिस हिसाब से है, देर इज अ नो प्रॉब्लम लाइक निफ्टी। मंथली का एमएसीडी का स्लोप भी थोड़ा ठीक ठाक ही है, ओवरबॉट तो नहीं है, एक रेंज में है। इसके कारण आरएसआई और स्टोकेस्टिक्स के थोड़ा सा मोमेंटम जिस हिसाब से मिलना चाहिए वो नहीं है। यही है बैंक निफ्टी का मंथली, जो कि आप लोग काफी दिन से एक ही चीज वॉच कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में जो चीज गौर करना चाहिए वो है 48,650। मैं 15 पॉइंट का फिल्टर लेके बोल रहा हूं, बट 15 पॉइंट फिल्टर इज नॉट सफिशियंट फॉर बैंक निफ्टी 48,000 के अंदर। कम से कम 0.5% फिल्टर करके रहिए। फिर भी 48,650 के ऊपर चलना एक पॉजिटिव इंडिकेशन हो सकता है नेक्स्ट टाइम में। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है, 48,650 के ऊपर चलना स्पॉट बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिव इंडिकेशन के हिसाब से आप देख सकते हैं। वीकली के बाद, मंथली के बाद अब वीकली बैंक निफ्टी, वो भी एक पॉजिटिव जोन में है। वीकली एमएसीडी का स्लोप पॉजिटिव है, जो कि निफ्टी के कारण निफ्टी वीक था, नेगेटिव है। और मोमेंटम इंडिकेटर लाइक आरएसआई एंड स्टोकेस्टिक्स थोड़ा सा कूल डाउन होके बीच वाला जोन में फंसा हुआ है। तो इसमें कोई खास चीज और दिखाई नहीं दे रहा है। अब चलिए डेली में। डेली में फर्स्ट क्लोजिंग 13 डीएमए के अंदर हुआ है बैंक निफ्टी में, और स्टोकेस्टिक्स और आरएसआई जिस जगह में है, आरएसआई हायर हाई फॉर्मेशन में है, लेकिन अभी भी 60 के नीचे में है। दैट मीन्स मोमेंटम थोड़ा वीक है। लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी भी लास्ट थर्सडे को जिस हिसाब से ऊपर से छोड़ा है, जो सैडो है, ये थोड़ा सा सोचने वाला बात है। और बैंक निफ्टी हालांकि एक ही क्लोजिंग 13 डीएमए के अंदर है, तो बैंक निफ्टी को कंसेक्यूटिव और 2 क्लोजिंग देना चाहिए। दैट्स वाई मैं बार बार आप लोग को बोल रहा हूं कि जो लोग पॉजिटिव सोच रहे हैं, मंडे एंड ट्यूसडे, अप्रैल 1 तारीख, अप्रैल 2 तारीख, बाजार को वेट एंड वॉच कीजिए, वॉचफुल रहिए।
पॉजिटिव सोचने में। तो ये था मेरा बैंक निफ्टी का सोच विचार टेक्निकली। अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग स्लाइड के माध्यम से देखेंगे कि इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ है वीक टू वीक इज कंसर्न। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स बताने के लिए थैंक यू दादा। अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पे हमारे इन्वेस्टरों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में आप कुछ स्टॉक्स के बारे में बताते हैं, तो प्लीज बताएं दादा, ओवर टू यू। आज हम लोग जो तीनों स्टॉक के ऊपर बात करेंगे इसमें से दोनों दो स्टॉक है, खास करके दोनों नाम हम बता रहे हैं। एक है जीएमएम फोर्डलर एंड केआरबीएल, बीच में है इंडस टावर। ये दोनों स्टॉक का अप्रोच जो मंथली चार्ट है वो काफी हद तक ओवरसोल्ड के आसपास है। एक टाइम में ये स्टॉक में बहुत हलचल होता था, अभी जरूर कुछ ना कुछ कारण होगा इसलिए इसका प्राइस एक्शन यहाँ पर आज आके बंद हुआ है। बट कॉज ऑफ कंसर्न जरूर कुछ है, इसलिए मैं इस स्टॉक को मैंने इस बार से मंथली चार्ट के ऊपर विचार कर रहा हूं। 2-3 महीना इसको वॉच करूंगा और नेक्स्ट 1 to 2 years के लिए ये स्टॉक का हाल हकीकत क्या होता है, क्या डेवलपमेंट होता है, इसके ऊपर हम लोग को देखना चाहिए। तो मेरा जो अप्रोच है काफी स्टॉक के अंदर, अभी कुछ स्टॉक तो हाई मोमेंटम में है, ऊपर में चल रहा है, लेकिन कुछ स्टॉक जो करेक्टिव फेज में नीचे में आया है और कुछ स्टॉक जो मोमेंटम चेंज करने का जगह में है, उसी के ऊपर मैं ध्यान दे रहा हूं। और ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक टेक्निकल चर्चा है। टेक्निकली कहां पर ये सिचुएटेड है इसके लिए मैं ये दिखाने का कोशिश कर रहा हूं। आप लोग इन स्टॉक के फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स सेबी सर्टिफाइड कोई फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कोई डिसीजन लेने का सोचिएगा। जीएमएम फॉटलर, एक टाइम में ये स्टॉक स्प्लिट होने के बाद, उसको एडजस्ट करने के बाद 2300 का प्राइस अभी 1200 के आसपास आके रुका हुआ है। राउंड नंबर बोलने जाए तो 1205 लो बना के 1235 में रुका हुआ है। हालांकि देखा जाए तो इसका जो टोटल ट्रेंड का रिट्रेसमेंट हम लोग अगर देखें तो ये जो जोन है ये 1200 के आसपास, ये 50% जोन है। बीच में मैंने यहां पर दो और लाइन खींचा हूं और उसके बाद एक 61,000। दैट मीन्स इन बिटवीन 1200 और 1000, इस बीच में ये स्टॉक का काफी हद तक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया आने का उम्मीद है। तो इस स्टॉक के ऊपर मेरा नजर यही रहेगा कि मंथली यहां पर कोई चेंजेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, एटलीस्ट वीकली कोई चेंजेस हो रहा है, क्योंकि ट्रेंड इज कंसर्न एब्सोल्युटली डाउन ट्रेंड में है। मैंने पहले ही बोला हूं कि ये स्टॉक काफी हद तक लॉन्ग टर्म चार्ट्स में ओवरसोल्ड जोन में आके खड़ा हुआ है। तो दैट्स वाई मैं ये स्टॉक को वॉच लिस्ट पे डालूंगा और इसका बिहेवियर वॉच करूंगा। सेकेंड जो स्टॉक है वो है इंडस टावर। ये काफी इंटरेस्टिंग स्टॉक है। एक तो देखिए इसका जो डाउन ट्रेंड लाइन था जो कि हम डॉटेड लाइन से किया है, वो दोनों महीना इसके ऊपर कॉन्जिक्यूटिव रहा, तो दैट मीन्स थोड़ा सा तो ओवरबॉट में पहुंच गया। तो इसका कूल डाउन वॉचफुल रहना चाहिए, तो एक वैल्यूएशन जोन में आना चाहिए। और 13 डीएमए के ऊपर लगातार मंथली अच्छा दिशा दिखा रहा है, बट 13 डीएमए से मंथली काफी दूर हो गया। तो थोड़ा सा कूल डाउन इस स्टॉक को वॉचफुल रहना चाहिए, वॉच में डालना चाहिए। कौन कौन सा जोन, क्योंकि स्टॉक अभी क्लोजिंग हुआ है 291 स्पॉट में। बीच में एक जोन है जो कि इस कैंडल का हाई 250 से 55, और उसके बाद ये नीचे वाला ये जो जोन है 190 से 200। इस स्टॉक के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है वो थोड़ा सा हमको पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि डाउन ट्रेंड खत्म करके क्या ये स्टॉक
ऊपर की तरफ जाने का कोशिश कर रहे हैं। एमएसीडी मंथली, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, आप लोग को देख के समझ में ही आ रहा है। हाँ, वही चीज मैंने बोला हूं कि काफी हद तक मोमेंटम तो थोड़ा हुआ है, दैट्स वाई मंथली स्टोकेस्टिक्स एंड आरएसआई अप्रोचिंग थोड़ा ओवरबॉट जोन, थोड़ा सा कूल डाउन इस प्राइस एक्शन के साथ एक वैल्यूएशन जोन आ सकता है, उसमें ये स्टॉक हेल्दी हो सकता है। तो दैट्स वाई मैं ये स्टॉक को वॉच लिस्ट में डाल के इसका जो बिहेवियर है जरूर डालूंगा, और खास करके ये स्टॉक फ्यूचर ऑप्शंस में भी लिस्टेड है। नेक्स्ट स्टॉक है केआरबीएल, बहुत दिन का स्टॉक है, लिस्टेड बहुत दिन से है, वेरी इंटरेस्टिंग जगह में सिचुएटेड है। यहां से अगर काफी नीचे जाए, दैट मीन्स ये जो मंथली सपोर्ट है 276, अभी जो स्टॉक है 275 जो लो बना है, दैट मीन्स और करीब करीब एक ही जगह में है। इसके नीचे जाने से ये सब जो जोन है, दैट मीन्स अराउंड 200 से लेके 220 वाला जो जोन है, ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दैट्स वाई मैं ये स्टॉक को रेडार में डालूंगा। पहले ही बोला हूं कि इसका अप्रोच ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है, तो ट्रेंड इज कंसर्न एब्सोल्युटली नेगेटिव है। वैल्यूएशन के हिसाब से मैं ये स्टॉक को वॉच लिस्ट में डाल रहा हूं। एनी टर्न अराउंड इन द प्राइस सेक्शन वो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा आने वाला टाइम में। तो दैट्स वाई जीएमएम फॉडलर, इंडस टावर एंड केआरपीएल मेरा रेडार लिस्ट में मैं डाल के रखूंगा, वॉच लिस्ट में डाल के रखूंगा। आप लोग को रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसके अंदर बाकी आप लोग का जो चर्चा है, जो चीज आप लोग देख के कंफर्ट फील करता है, वो सब चीज जरूर देखिए, खास करके फंडामेंटल स्टडी जरूर कर लीजिए। तो ये था आज मेरा तीनों टेक्निकली विश्लेषण। अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में। स्टॉक्स की जानकारी देने के लिए थैंक यू दादा। अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर आप ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में बताते हैं, तो प्लीज बताएं दादा, ओवर टू यू। ब्रेकआउट स्टॉक्स बताने के लिए थैंक यू दादा। अब अपने लास्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर हमारा ये डिस्क्लेमर रहता है, दिस इज अ कंप्लीटली एजुकेटिव चैनल। हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ही व्यू शेयर करते हैं। हमारी गुजारिश है कि हमारे जितने भी ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, व्यूअर्स हैं, जो भी हमारा चैनल देखते हैं, वो अपना कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी सोच समझ के साथ या किसी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की सोच समझ के साथ ही ट्रेड करें। वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। थैंक यू, बाय।